हेलो हिमांशु, आपको आवाज़ आ रही है अच्छे से? ठीक है, चलो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है एवोल्यूशन। ठीक है, तो अब कुछ बात को समझना ध्यान से। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करो ना, आप जो पेज जो आप निकाल के रखे हो ज़ेरॉक्स आपका, उसको आप सामने रख लो। ठीक है, चलो अभी तुरंत सामने रखो। और एक वो जो पेज है आपका वो सामने में रखना, और आप एक ठो पेंसिल रख लो सामने। ठीक है, और एक पेन भी रखो। चलो जल्दी उठो, जल्दी निकाल के रखो। वीडियो पॉज कर लो, पेन में निकाल के रखो। ठीक है, उसके बाद पढ़ाई शुरू करना। ठीक है, तो एवोल्यूशन का पेज आपके सामने में है। ठीक, आपके पास पेंसिल है, आपके पास पेन है। हम आपको समझाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे, आप चीज़ों को अंडरलाइन करोगे, जो आपको लगेगा दिक्कत है वह, या फिर हम जो ऐड कराएंगे जिसमें, वो चीज़ आपको लिखना है वहाँ पर। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना एकदम। तो सबसे पहले आप देखोगे कि एवोल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंटल चेंजेस। देखो लिखता है आपका जो एनसीईआरटी में आपका है मेंशन, उसके हिसाब से नोट्स बनाया हुआ है कि इट इज़ अ डेवलपमेंटल चेंज इन द फॉर्म इन द फ्लोरा एंड फौना। देखो फ्लोरा, ये जो फ्लोरा शब्द है ना, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, और ये जो फौना शब्द है, फौना का मतलब होता है क्या, एनिमल्स। ठीक है, मतलब बोला कि देखो डेवलपमेंटल चेंजेस होता है एनिमल्स में, प्लांट्स में, और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन। अब इसमें आपको कुछ कुछ बात समझना ज़रूरी है कि क्या एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस जो किसी भी तरह का हो? नहीं, हर तरह का जो चेंजेस रहेगा उसको हम लोग एवोल्यूशन नहीं बोलेंगे। जो भी चेंज आएगा वो हमेशा डेवलपमेंटल होना चाहिए, और ये बात ज़रूरी है कि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में एकदम बहुत धीरे धीरे करके आए। ठीक है, चलो ये बात हो गया। अब देखो, अब कहता है कि देखो स्टडी ऑफ बायोलॉजी जो है ना, मतलब जो एवोल्यूशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं? स्टडी करते हैं बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब हुआ उसका लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं। किसका? लिविंग फॉर्म्स का, कि लिविंग फॉर्म्स जो है कैसा था, अभी कैसा है, उसके दौरान क्या क्या चेंजेस आया, कौन कौन विलुप्त हो गया। ठीक है, ये सब बात करते हैं। अब देखो एक बहुत पहले एक मूवी आया था, उसका नाम था इंटरस्टेलर। देखे हो इंटरस्टेलर? शायद आप देखे होगे इंटरस्टेलर। उसमें क्या होता था, उसमें एक स्पेसशिप था और उसमें आदमी लोग बैठा हुआ था, और वो एक प्लैनेट से, ये जो एक प्लैनेट है इससे किसी दूसरे वाले प्लैनेट में वो जाता था। ठीक, तो उसको बोलते थे हम लोग इंटरस्टेलर मूवी। वही है जिसमें कि कुछ आदमी लोग बूढ़ा हो गया, कुछ मर गया था, समझे? तो अब एक बात ध्यान रखो, ये जो इंटेलर, जो इंटर शब्द है ना, इंटर का मतलब क्या है? तो यहाँ पर शब्द है लिखा हुआ क्या, इंटर, और दूसरा क्या है, स्टेलर। तो इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मतलब के बीच। और स्टेलर शब्द किससे रिलेटेड है? मतलब ये स्पेसशिप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जा रहा था, इसलिए इसको इंटरस्टेलर बोला। तो स्टेलर शब्द जो है स्पेस के लिए आता है, और स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते होंगे, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेलर डिस्टेंस या फिर स्टेलार डिस्टेंस। बुझाया? बात समझ में आया कि नहीं? बताओ एकदम ध्यान से। तो हम लोग ये बात समझेंगे कि स्पेस में जो दो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, स्टेलर देंगे। ठीक है, स्टेलर डिस्टेंस। द स्टेलर डिस्टेंस मतलब क्या होता है इसका? देखो लिखा हुआ है कॉपी में, डिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट, रुको, डिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या है इसमें, स्टेलर डिस्टेंस, और नीचे शुरू है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पेस। और ये किस में मेज़र करते हैं? लाइट ईयर में मेज़र करते हैं। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? लाइट ईयर का मतलब होता है कोई एक जो ऑब्जेक्ट है, इससे जो लाइट एमिट होगा, ये लाइट एमिट होता है तो ये हमारे प्लेनेट तक पहुंचता है, तो ये कितने देर में पहुंचता है, कितना देर में पहुंचता है। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट लाइट ईयर का। ठीक है, जहाँ तक हमको याद आ रहा है ज्योग्राफी में। इसका कुछ खास मीनिंग नहीं है, मतलब उसका यूज़ नहीं है उसमें। ठीक है, एवोल्यूशन में। चलो, अब ये छोटा मोटा था जिससे क्वेश्चन बन सकता था। अब मेनली जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा यहाँ पर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से। ठीक है, एकदम ध्यान से मेरा बात जो है सुनना। ठीक है, देखो ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, क्या होता है ये? तो सबसे पहले कहता है कि भाई देखो 20 बिलियन ईयर्स एगो हो चुका है, और उस समय एक ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा, अनइमेजिनरी एक्सप्लोजन हुआ। मतलब बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, एक विस्फोट हुआ,
और वो जो विस्फोट था वो इतना बड़ा था कि उसको इमेजिन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और उसको बोला गया है क्या, बिग बैंग बोला गया है। देखो एक ऋतिक रोशन का एक मूवी आया था बैंग बैंग, तो बैंग बैंग का मतलब वो नहीं है जो तू सोच रहा है, बैंग बैंग का मतलब होता है विस्फोट करना, ठीक है, ब्लास्ट करना, तो इसलिए बोला क्या, बिग बैंग। तो अब ये सीक्वेंस बनाया हुआ है, बहुत सुंदर से सीक्वेंस है कि देखो बिग बैंग हुआ पहले, मतलब क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ ना, एक्सपैंड हो जाता है यूनिवर्स, तो वही बोला कि एक्सपैंड हो चुका है यूनिवर्स, सामने देख रहे हो ना, तो नोट सामने निकाल के रखो। उसके बाद क्या हुआ होगा, टेम्परेचर जो है उसके बाद कूल डाउन हुआ, ठीक है, टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, उसके बाद फिर कुछ गैसेस निकला। गैसेस कौन कौन सा, गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, ये सब गैसेस निकला था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो जो गैसेस था ना वो कंडेंस हो गया अंडर द ग्रेविटी, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही, तो 11 में पढ़ा होगा कि मून और अर्थ के बीच में भी है, सन और अर्थ के बीच में भी है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है और एक स्टैटिक पोजीशन पर होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले बिग बैंग हुआ जिससे एक्सपैंड हो गया यूनिवर्स, फिर टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, फिर हीलियम हाइड्रोजन ये सब गैसेस बना, और उसके बाद ये जो गैसेस था वो कंडेंस हो गया अंडर द ग्रेविटी, और उसके बाद जाकर के लास्ट में क्या बना, गैलेक्सीज फॉर्म हो गया, ठीक है। जब गैलेक्सी फॉर्म हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लाउड ऑफ गैसेस था, क्लाउड ऑफ गैसेस था, डस्ट था, स्टार था, यही सब था, समझे बात को। अब देखो ध्यान से, उसके बाद फिर हम लोगों का गैलेक्सी बना, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी बना, उसमें हमारा अपना सोलर सिस्टम बना, ठीक। उसके बाद फिर अर्थ जो है वो बना, तो अर्थ जब बना होगा तो अर्थ ऐसा हम लोग मान रहे हैं कि लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, ये पुराना है हमारा अर्थ। अब देखो कुछ पॉइंट्स है, ये नीट वगैरह में आता है, एमसीक्यू में आ सकता है, क्या पॉइंट है ध्यान देना। शुरुआत में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, इनिशियली देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, ठीक है, शुरुआत में किसी भी तरह का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, और कुछ सर्टन गैसेस जो है बना था। कैसे बना कुछ गैसेस, जब टेम्परेचर जब बहुत हाई होगा तो वोल्केनो होगा, लावा निकल रहा होगा, वहाँ से जो लावा जो निकलेगा उसी को बोलता है क्या, उसी को बोलेगा मोल्टेन मास, ठीक है। तो मोल्टेन मास से ही ये सब गैसेस निकला, देखो लिखा हुआ है सर्टेन गैसेस जैसे कि मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वाटर वेपर्स हो गया, ये सब बना, कैसे बना, बाय मोल्टेन मास बना, ठीक है। अब ध्यान देना, H2O जो था, बारिश वारिश हुआ होगा, H2O जो था वो H2O स्प्लिट हो जाएगा, और जब स्प्लिट हो जाएगा तो H+2 को देगा, और क्या देगा, O देगा, O2 नहीं देगा बाबू, O देगा। जब बहुत सारा O मिलेगा तो O2 बनेगा। अब ये जब O2 बनेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो कि सांस लेने में हेल्प करता है। लेकिन जो O बनता है, इस O को हम लोग बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, शायद आपको पता हो केमिस्ट्री तो, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि H2O जब स्प्लिट हुआ तो ऑक्सीजन नहीं बना, O2 नहीं बना, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं बना, सिर्फ O बना। देखो लिखा H2O विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड O, इट इज़ नॉट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। तो यहाँ तक हम लोग बस ये समझ पाए कि एवोल्यूशन होता है, ठीक, एक तरह का डेवलपमेंटल चेंज है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ये जो है डेवलपमेंटल चेंज होता है, प्लांट और एनिमल में होता है, और इस इवोल्यूशन में हम लोग बायोलॉजी को देखते हैं, किसका बायोलॉजी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजी को। फिर स्टेलर डिस्टेंस देखें हम लोग कि स्पेस में जो दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस को हम लोग स्टेलर डिस्टेंस कहते हैं। फिर ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स आया, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स में क्या था कि 20 मिलियन ईयर एगो पहले जो है बहुत अनइमेजिनरी एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग कहते हैं उसको। फिर यूनिवर्स एक्सपैंड कर गया, टेम्परेचर कूल डाउन हो गया, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस बन गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, गैसेस कंडेंस हो गया, फिर गैलेक्सी बन गया, गैलेक्सी बनने के बाद फिर स्टार्स बना, और उसके बाद डस्ट वगैरह ये सब था, ठीक। फिर हम लोग का गैलेक्सी बना, मिल्की वे गैलेक्सी जिसको बोलते हैं। फिर सोलर सिस्टम बना, सोलर सिस्टम में फिर हम लोग का अर्थ बना। यहाँ तक हम लोग देख चुके, ठीक है। गैसेस कौन कौन सा था, इस बात को ध्यान रखना हिमांशु। गैसेस मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था और वाटर था, ठीक है। गैसेस था, और शुरुआत में एटमॉस्फेयर नहीं था। ये सब बात को एकदम अच्छा से ध्यान में रखोगे, ठीक है। चलिए आइए अब एकदम ध्यान देना। अब है आगे हम लोगों का कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म आया ना
तो कैसे कैसे आया समझना है तुम ध्यान से। हमको मालूम है, देख तू क्लास 11 नहीं पढ़ा है, लेकिन क्लास 11 थोड़ा सा भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, हम ही बताएंगे। चलो आओ। तो क्या करो, ऐसे सोचो कि शुरुआत में क्या आया होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो शुरुआत में जब पानी होगा हर जगह पर पानी होगा, तो शुरुआत में आया होगा हेटेरोट्रॉपिक वाला बैक्टीरिया, वैसा वाला बैक्टीरिया जो कि खाना खुद से नहीं बना पाएगा, वो हेटेरोट्रॉपिक होगा, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी सबसे पहले आया होगा कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि देखो हर जगह पर कहीं लावा फटा हुआ है, कहीं जो है एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, कहीं पर भी लावा फटा हुआ है, कहीं पर ज्वालामुखी है, तो डस्ट है, रॉक है, मिनरल है। तो ये सब में पहाड़ पत्थर चट्टान, ये सब में हर जगह पर क्या पाया जाएगा बताओ? केमिकल्स ही ना होगा। तो कीमो ऑटोट्रॉपिक मतलब जो केमिकल्स से अपना खाना को सिंथेसाइज करेगा, उसको बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात, ठीक है हिमांशु, एकदम ध्यान से सुनना। पहले हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आया, उसमें भी कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आया। उसके बाद जो आया है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, एकदम ध्यान से, ठीक। अब ये क्लास 12 वाला चीज़ को साइड रखो, फुल स्टॉप करो इसको, ठीक है। अब एक नया चीज़ सीखो, एकदम ध्यान से सुनना। क्लास 11th में जब आप पढ़ते थे बाबू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में आप ये पढ़ते थे कि फोटोसिंथेसिस सिस्टम को चलाने के लिए H2O का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना, ठीक है। और H2O क्या काम करता है? तो H2O फोटो सिस्टम मतलब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता था ना, उसमें कुछ चीज़ होता था, उसको हम लोग बोलते थे फोटो सिस्टम। वही ना था फोटो सिस्टम, PS2 हो गया, PS1 हो गया, जिसमें P680 P700 वो सब था, याद आ रहा है? चलो आओ समझो, क्या समझे हम लोग अब तक? हम लोग ये समझे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए फोटो सिस्टम ज़रूरी है, और फोटो सिस्टम में क्या है, H2O का इन्वॉल्वमेंट है, H2O चला जाता है इसमें। तो जब H2O जाता है ना, तो ये एक तरह का H+ डोनर है, ठीक है। H+ डोनर का क्या मतलब हुआ? मतलब H2O जब स्प्लिट हो जाएगा तो H+ देगा ना, तो वो H+ देगा मतलब H+ डोनेट करेगा वो। तो यहाँ पर H2O जो है वो कैसा काम कर रहा है? एज अ हाइड्रोजन डोनर। ज़रूरत पड़ रहा है कि नहीं ज़रूरत पड़ रहा है इसका H2O का? हाँ भाई ज़रूरत पड़ रहा है। तो जब H इससे हम निकाल लेंगे, H+ दो को निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या? ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ेगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पर बाहर हो जाएगा। समझ में आया बात? अब यहाँ फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ओ बहुत सारा जुड़ जाता है, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए H+ ज़रूरी है, मतलब हाइड्रोजन डोनर ज़रूरी है, और हाइड्रोजन डोनर यहाँ पर कौन है? H2O ज़रूरी है, ठीक ना, H2O है ये। अब ध्यान से सीखना, लेकिन भैया ये सब बात तो प्लांट का है ना, ये सब बात तो प्लांट का है या फिर एल्गी का है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इससे पहले भी कुछ छोटा मोटा जीव था जो कि फोटोसिंथेसिस करता था। सर छोटा मोटा जीव का मतलब क्या हुआ? छोटा मोटा जीव का मतलब हुआ BGA, जिसको बोलते थे आप ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका दूसरा नाम था साइनोबैक्टीरिया। याद आया? साइनोबैक्टीरिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई पढ़ते थे आप, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो बात ये है कि BGA और साइनोबैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। हाँ भाई कर सकता है। तो ये जब फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो क्या ये ऑक्सीजन निकालता होगा क्या? अच्छा नहीं पता क्या निकालता होगा, देखेंगे अभी। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए H2O ज़रूरी था एज अ हाइड्रोजन डोनर, तो क्या यहाँ पर भी H2O ही ज़रूरत पड़ता था क्या? पता नहीं, देखते हैं। चलो पता नहीं हमको क्या, देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो ध्यान से सुनना हिमांशु, ठीक है। आजकल का जो प्लांट्स है उसको फोटोसिंथेसिस चलाए रखने के लिए H+ डोनर का ज़रूरत पड़ता है, और H+ डोनर कौन था? तो H2O था, और रिलीज़ करता था क्या? ऑक्सीजन रिलीज़ करता था। इतनी बातें क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। अब क्या हुआ कि ये जो प्लांट था, प्लांट नहीं है ना, कुछ और चीज़ के बारे में अब बात करेंगे। तो ये जो देखो ध्यान से, ये जो प्लांट था, प्लांट नहीं, अब कुछ और चीज़ के बारे में बात करेंगे।
हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो H+ डोनर था ना, H+ डोनर की ज़रूरत पड़ता था फोटोसिंथेसिस के लिए, वो H+ डोनर H2O नहीं था, वो था क्या, H2S था। समझे बात को। H2S का मतलब क्या हुआ, H2S का मतलब हुआ कि H+ तो रिलीज हो जाएगा, 2 गो H+, और बचेगा क्या, ये सल्फर बचेगा या सल्फेट बचेगा जो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकल रहा था फोटोसिंथेसिस के बाद, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन निकलेगा, नहीं निकलेगा, यहाँ पर सल्फर निकलेगा या फिर सल्फेट निकलेगा। और इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म है, हम तो आपको एक एग्जांपल दिए, इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म है, इसी को हम लोग बोलते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। बोलो बुझा रहा है बात कि नहीं बुझा रहा है। आओ देखो उस लाइन को पढ़ो पहले। एन ऑक्सीजनिक, अच्छा मतलब ये ऑक्सीजन को नहीं रिलीज करेगा, एन ऑक्सीजनिक, ठीक है, एन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉपिक, जिसका नाम क्या था, पर्पल सल्फर या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया था, जो कि क्या करता था, H2S को यूज़ करता था फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है। अच्छा इन सब में क्या हुआ ना कि ये वाला हम थोड़ा सा एक गलत नाम ले लिए। ठीक है, देखो ये वाला गलत नाम ले लिए, ये वाला BGA और साइनोबैक्टीरिया, ये सब कुछ मॉडर्न वाला प्लांट वाले कैटेगरी में ही प्लांट वाले कैटेगरी में नहीं, मॉडर्न वाले प्रोसेस से ही वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो देखो ना, इसलिए नेक्स्ट जो फ्लो चार्ट है उसमें लिखा हुआ है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जब आ गया तो फिर प्लांट, एल्गी, बड़ा प्लांट, छोटा प्लांट, ये सब भी आ जाएगा। मतलब ये हुआ मिस्टेक मेरे से ये कि जो BGA बोल दिए ना और साइनोबैक्टीरिया कि ये पर्पल सल्फर वाला और हाइड्रोजन डोनर वाला होता है, वो ये नहीं है, उस बैक्टीरिया का नाम है ये पर्पल सल्फर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया नाम है। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। आओ, यहाँ कंक्लूजन क्या, अब तक कंक्लूजन ये था अब तक कंक्लूजन ये था कि जो प्लांट है, एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं इसको, ये सभी चीज़ फोटोसिंथेसिस के लिए H2O को यूज़ करता है और रिलीज़ क्या करता है, ये रिलीज़ करता है ऑक्सीजन। ठीक, लेकिन एक दूसरा है पल्पर सल्फर बैक्टीरिया या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जिसको हम लोग एन ऑक्सीजेनिक भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो H2O को यूज़ करता ही नहीं है, ये तो यूज़ करता है H2S को, जो कि एक तरह का हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो इसीलिए ये ऑक्सीजन को निकाल ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन का सोर्स है ही नहीं, यहाँ पर क्या है, सल्फर का सोर्स है। बताओ बाबू, क्लियर है अच्छा से। अब ध्यान देना मेरा बात, ठीक है, एकदम ध्यान देना। जो फ्लो चार्ट है आपके कॉपी में बना हुआ नोट्स में, उसमें देखो कॉमा डाल लिखा हुआ है फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जैसे साइनोबैक्टीरिया रिलीज करेगा ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे रिलीज करेगा ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हो सकता है मिल जाए कोई और नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, और ये बना देगा क्या, O3, मतलब ओजोन। बुझाया बात, ओजोन बना देगा। और ओजोन अगर आ गया, देखो लिखा हुआ नेक्स्ट में, ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड दैट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर द एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स। बोलो बउआ, बुझाया। चलो ठीक है, अब आपको हम वो चीज़ थोड़ा सा समझा देते हैं। क्या नाम है रे उसका, पर्पल सल्फर वाला। ठीक है, रुक जाओ। NCERT क्लास 11th बायोलॉजी, फोटोसिंथेसिस। चलो देखो यहाँ पर, देखो एकदम ध्यान से बता रहे हैं हम। देखो पहला येलो वाला नहीं, दूसरा का येलो वाला देखो, तो बता रहे हैं। अरे यार, एक सेकंड रुकना।
चलो देखो इधर देखो, सुनो। ये जो पहला वाला जो येलो वाला बॉक्स है ना, CO2 प्लस H2O लाइट, इसको मत देखो, दूसरे का वाला को देखो। क्या लिखा हुआ है? 2H2A प्लस CO2 लाइट है लिखा हुआ। ठीक, वो जो दूसरा वाला डब्बा आपको दिखाया अभी येलो वाला, वो दूसरा वाला डब्बा के पास जो लाइन शुरू है ना नीचे से, इन ग्रीन प्लांट H2O इज़ हाइड्रोजन डोनर, उसको देखो ध्यान से कि इन ग्रीन प्लांट H2O इज़ द हाइड्रोजन डोनर एंड इज़ ऑक्सीडाइज टू O2। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है, सम ऑर्गेनिज्म, जो कि डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वहाँ पर H2S इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो होगा वो सल्फर या सल्फेट निकलेगा, डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है ना। ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। बोलो बुझाया बात? पूरा लाइन समझ में आया कि नहीं? कि हाइड्रोजन डोनर ग्रीन प्लांट में H2O है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या है? H2S है। बोल समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, चलो अब आगे बढ़ो। ओशियन देखो, लास्ट पॉइंट है कि ओशियन, नोट्स में देखो, नोट्स में ओशियन इज़ फॉर्म्ड आफ्टर अ हैवी रेन। मतलब हाँ, समुद्र बन गया, बहुत हैवी रेन हुआ उसके बाद, और वो डिप्रेशंस, मतलब वो गड्ढा उड्ढा में जो है वो जम गया, वो पानी जम गया, तो फिर ओशियन वगैरह बना। फिर कहता है कि थ्योरीज हम लोग देखते हैं, सुनना एकदम ध्यान सुनना। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह का लोग आएगा, ठीक है, और अपना अपना थ्योरी को देगा, ठीक है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ थ्योरीज गलत भी है। बार बार ये नहीं सोचना कि ये थ्योरी काहे पढ़ा रहा है फिर गलत है। जब तो थ्योरी आपको इसीलिए पढ़ा रहा है ताकि आप समझ पाओ कि ऐसा अगर प्रोसेस हुआ तो अब क्या होगा, या फिर ऐसा लोग सोचा तो हम ये सब नहीं सोचेंगे, कुछ बेटर सोचेंगे। एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये, बस। ठीक, देखो थ्योरी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। तो कहता है क्या, ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब ध्यान देना, हाँ, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। देखो, तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का मतलब हुआ कि देखो, जो अर्थ था वो सिर्फ 4000 साल पुराना है। अच्छा, पहले बोला कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, समझे बात को? तो सोचो वो मतलब 4.5 बिलियन ईयर अगो को बात कर रहा है वो। लेकिन यहाँ पर ये थ्योरी में क्या बोला कि देखो, अर्थ जो है सिर्फ 4000 साल पुराना ही है। लाइफ अपीयर हुआ एज सच ऑन अर्थ, मतलब जीवन शुरुआत हुआ, मतलब ऐसा ही था, जीवन ऐसा ही था और अपने आप आ गया। लाइफ अपीयर्ड एज सच ऑन द अर्थ। और डाइवर्सिटी, मतलब जीवन जो है ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा, मतलब कुछ भगवान वाला कॉन्सेप्ट ये दे रहा है, ठीक है, कि जीवन ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा। ठीक, तो ये सब तो हटा दिया, थ्योरी डिस्कार्ड हो गया ये। फिर बोलता है क्या? फिर बोलता है कि थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया में कहता है लाइफ केम फ्रॉम आउटसाइड थ्रू द अननोन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। एकदम ध्यान देना, एकदम मेरा बात ध्यान सुनना। ये जो शब्द है ना स्पोर, स्पोर का मतलब क्या होता है समझो। स्पोर का मतलब, ये बात वहाँ से आया, क्लास 10th में जब आप पढ़ते थे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो वहाँ पर जो आपका बुक था, उस बुक में लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक चीज़ बना हुआ था, इस तरह से बना हुआ था, राइजोपस था। देखो बताते हैं कैसे बना हुआ था। इस तरह का बना हुआ होगा, ठीक है। और नीचे में लिखा होगा राइजोपस, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिखा हुआ होगा स्पोर फॉर्मेशन। और कहता था कि ये जो कवरिंग है ना, इस कवरिंग को बोला जाता है क्या? इस कवरिंग को बोला जाता है स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया के अंदर में होता है छोटा छोटा स्पोर्स, ठीक है। और ये जो स्पोर है, ये स्पोरेंजिया के फटने से स्पोर बाहर आ जाएगा और स्पोर डिस्पर्स कर जाएगा, और जहाँ पर भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, ऑप्टिमम कंडीशन मिलेगा, वहीं पर वो ग्रो हो जाएगा। बूझे बात को? लेकिन अब सुनना मेरे बात अच्छा से। तो स्पोर का मतलब होता है कोई वैसा छोटा सा सेल, या कोई वैसा छोटा सा यूनिट ऑफ लाइफ, कोई वैसा छोटा सा सेल या फिर छोटा सा पार्टिकल जो कि केपेबल है लाइफ को अराइज करने में, जीवन को बनाने में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं स्पोर। बताओ, क्लियर है अच्छे से? चलो ठीक है, वेरी गुड। सुनना एकदम ध्यान से। तो स्पोर का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो उसे अब वही बोला कि देखो, लाइफ जो आया है वो आउटसाइड द अर्थ आया है, फ्रॉम द नॉन प्लेस आया इन द फॉर्म ऑफ स्पोर आया है, और स्पोर क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक। चलो, फिर बोला एक और, फिर बोला थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन।
थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में कहता है, अच्छा इसी को ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखना सुनना एकदम कितना उल्टा खोपड़ी वाला ये वाला था, बहुत भयानक था, समझा। देखो तो अच्छा से कॉपी वॉपी निकाला है ना रे, पेंसिल वेंसिल निकाला, अंडरलाइन वगैरह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कॉपी निकालो, ठीक है, अंडरलाइन करो अच्छा से, ठीक है। चलो देखो एकदम ध्यान से सुनना। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल नहीं थ्योरी ऑफ क्या, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ए बायोजेनेसिस। अगर ए बायोजेनेसिस बोला, ये शब्द आया है ए बायोटिक या फिर बायोटिक से, तो बायोजेनेसिस अगर होता मतलब लिविंग थिंग से वो जेनेसिस हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। ए बायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग थिंग से जेनेसिस हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। बुझा है बात? तो वही कहता है क्या, लाइफ केम फ्रॉम डेड एंड रॉटन मड एंड स्ट्रॉ। हम ना पहले आपको समझाते हैं, ये कहानी बहुत अजीब है, ठीक है, सुनो आओ। एक वो साइंटिस्ट था, ठीक है। ये साइंटिस्ट क्या किया, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा था ये साइंटिस्ट, वो एकदम ताबड़तोड़ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो यहाँ पर मड था, मतलब कीचड़ था, और स्ट्रॉ का मतलब होता है वो जो पुआल होता है ना, पुआल मतलब जो धान वान का खेती होता है, तो जो वो होता है ना रे, वो जो फसल होता है धान का, जो पेड़ नहीं मतलब पौधा है, जब सूख जाएगा तो उसी को स्ट्रॉ बोलते हैं, समझा। मतलब घास वगैरह ये सब का बात कर रहा है, सूखा हुआ। तो उसके रूम में, उसके कमरे में कीचड़ हो गया, घास हो गया, यही सब था, मड हो गया, ये सब था। और फिर वो क्या ऐसा हुआ कुछ, अचानक उसको जाना पड़ गया कहीं पर, तो कमरा बंद करके वो चला गया। और जब आकर के वो देखा, ठीक है, आकर के वो देखा तो देखता है वो चूहा तो और कुछ इंसेक्ट और ये सब कुछ आ गया। तो बोला क्या, देखो हम जब जा रहे थे रूम से, छोड़ रहे थे रूम में, है ना, तो उस समय तो एक भी क्रिएचर नहीं था, एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। लेकिन जैसे हम 2 महीना के बाद आए तो बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ जो है वो एबायोटिक चीज़ों से आया है, नॉन लिविंग थिंग से आया है। समझा बात को? इतना ही नहीं, इसको प्रूफ करने के लिए वो अलग अलग साइंटिस्ट को बुलाया, सबसे झापड़ खाया, फिर एक ठो बेतुका एक्सपेरिमेंट किया। क्या बेतुका एक्सपेरिमेंट किया, सुनना ध्यान से। वो एक ठो ऐसे फ्लास्क लिया, ठीक है, इस तरह का फ्लास्क लिया, ठीक। अब देखो वो जब फ्लास्क लिया तो वो अंदर में क्या किया ना, वो अंदर में रख दिया कुछ चीज़ों को, भाई कीचड़ हुआ और स्ट्रॉ, ये सब चीज़ को रख दिया। और उसके बाद वो 4 दिन 5 दिन वो छोड़ दिया। 5 दिन जब वो छोड़ दिया, 15 दिन वो छोड़ दिया, तब देखता है कुछ बैक्टीरिया आ गया, कुछ मक्खी उक्खी आ गया। बोला देखो हम बोले थे ना कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से आया है। समझा बात को? अब उसके बाद फिर पीछे से वो साइंटिस्ट आया, 2 टपली मारा पीछे से माथा में, बोला कि पगला उगला का रे। बोला भाई काहे पगला, ठीक तो बोल रहे हैं। तो बोला नहीं, देखो ये जो इसका जो मुंडी है, ये मुंडी को तू जो ओपन रखा है, तो हमारा एयर में भी बैक्टीरिया, वायरस, ये सब फंजाई वगैरह है कि नहीं, फंजाई का स्पोर है कि नहीं। तो ये एयर से जब एक्सपोज तो अंदर आया होगा कि नहीं। तो अंदर जब आया होगा तो लिविंग थिंग जो है वो किया कि नहीं किया, बनाया कि नहीं बनाया उसी का। बोला हाँ भाई सही बोल रहे हैं। तो लेकिन देखो बोलने से कुछ होता नहीं है। तू भी तो बोल रहा था कि हाँ सर आज ही देख लेंगे लेक्चर, है ना। अब देखो क्या पता तू ये लेक्चर कब देख रहा है, टाइम से देख रहा है कि नहीं देख रहा है ना। तेरे को जो टाइम रहता है 7:30 बजे 7 बजे लेक्चर देखने के लिए बैठ जाना चाहिए था। अब क्या पता तू कंबल में घुस करके रतिया में 10 बजे 11 बजे तू देख रहा है कि हाँ चलो देख लेते हैं बस टाइम पास के लिए। कंबल में घुस के आराम से हाथ में नोट्स पकड़ करके देख रहा होगा। टेबल चेयर पे आराम से बैठ जाओ, ठीक है, थोड़ा एकदम निर्लज्जा हो गया, चल पढ़ केमिस्ट्री। इंग्लिश हिंदी में कौन फेल करता है रे, है? सुनो ध्यान से एकदम। तो ये जो साइंटिस्ट था, ये साइंटिस्ट जो है जो पगला साइंटिस्ट था, जो बोला कि नहीं इसमें जो है देखो हम छोड़ दिए ये सब, मर्ड स्ट्रॉय सब छोड़ दिए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया। फिर 2 झपड़ खाया, फिर 2 टपली मारा एगो, और फिर आया और क्या किया, बोला कि नहीं देखो ये एक्सपोज एरिया है, इसीलिए देखो ये सब जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, स्पोर, ये सब जो था ये सब अंदर घुस गया होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दिया होगा। लेकिन इससे काम नहीं चलता, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे प्रूफ किया? अच्छा ये जो चीज़ बता रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी में जिक्र किया हुआ है, दाहिना साइड में तो देखोगे तो जिक्र किया हुआ है सब कुछ, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए नोट्स में नहीं डाले हैं, लेकिन समझाना पड़ेगा, समझाएंगे, ठीक है। देखो तो ये बात को भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे प्रूफ किया वो जो बढ़िया साइंटिस्ट था? तो बढ़िया साइंटिस्ट क्या किया, उसी में जो है, उसी में यहाँ पर पहले तो इसको स्टेरलाइज किया अच्छा से, इसको स्टेरलाइज किया अच्छा से, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं होना चाहिए।
स्टरलाइज कैसे किया, तो वो स्टरलाइज किया अच्छा से गर्म पानी से, कॉटन से, तो ये सब ले करके वो स्टरलाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो स्टरलाइज मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए अंदर में। उसके बाद फिर वो कॉटन को ऊपर में डाल दिया, ठीक है, ताकि एयर वगैरह अंदर ना आ सके। अब वो अंदर जो मतलब मड वगैरह को छोड़ा ही था, उसके अलावा जो बाकी था डेटॉल, गर्म पानी, सबसे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको ख़त्म कर दिया, स्टरलाइज कर दिया, और ऊपर से ढक दिया, ढक्कन लगा दिया ताकि एयर अंदर ना आ सके। अब वो बोला क्या कि अब देखो तुम देखो एक भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा 15 दिन 20 दिन छोड़ देते, तो नहीं आया। तो बोला कि वो तो एयर में था जो अंदर घुस गया था, समझा बात को। तू ऐसे भी हिमांशु, अगर तू एक तो ग्लास को अगर रख देगा ना 15-20 दिन के लिए पानी डाल करके, तो उसमें 10 दिन के बाद देखेगा ना, मतलब 20 दिन के बाद देखेगा तो बहुत सारा बैक्टीरिया, बहुत सारा इंसेक्ट वगैरह आ जाएगा, समझा बात को। क्या हुआ, कहाँ, हाँ जाओ ना, तो ठीक समझा हिमांशु अच्छा से क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है एक बात हो गया पूरा। तो एनसीईआरटी एक बार निकाल करके देखो अगर मैंने तो, ठीक है। थोड़ा सा हमको कॉल करना, ये लेक्चर को हम रोक रहे हैं, 2 पार्ट में लेक्चर को कर देंगे, ठीक है। चलो रुको।